अब नाए हरमत दोबारा बंद करवा बैठे हैं और सुनने में ही आ रहा है कि जबरदस्ती बिन बुलाए मेहमान बनने भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाए हुए जाने लगे हैं स्विट्जरलैंड। जो खबरें आ रही हैं वो तो ये बताती हैं कि मीर जाफर, उसके अर्दली और साथ उसके चमचे खर्चे सारे बाजमात जा रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, हम बीच में बैठ रहे हैं। हकायक कुछ और है। मैं आपके सामने रखता हूं हकायक की सूरत हाल क्या है, लेकिन एक और चीज जो अभी अभी सामने आई है पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आपकी जर्नैलों की लौट आपसे कितनी नफरत करती है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अभी अभी एक खबर आई है गिलगित बल्तिस्तान से, और वो खबर किस तरह है और किस तरह रिपोर्ट हो रही है मैं आपके सामने जरा पढ़ता हूं। आपको पता चलेगा कि अवाम से कितनी नफरत है इन जर्नैलों को, कितना हमें ये गटर से भी नीचे समझते हैं। अब जरा गौर करना आपने कि इन्होंने क्या प्लान गिलगित बल्तिस्तान के लिए लॉन्च किया है। गिलगित बल्तिस्तान में आगे बढ़ने का फार्मूला क्या है? वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, गौर कीजिएगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी मुस्लिम लीग नून का होगा। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का मनसब भी मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। अब आप गौर करें, मुस्लिम लीग नून अपने वोटों से पहले गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला चुनेगी, इधर से वजीर आजम गवर्नर नून लीग का लगाएगा, फिर नून लीग अपना डिप्टी स्पीकर चुनेगी, पीपल्स पार्टी का स्पीकर चुनेगी और फिर खामोशी से जाके ओपोजिशन बेंचों में बैठ जाएगी। फौज इस निजाम में अवाम के लिए ओपोजिशन में बैठने की जगह छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है कि जो सीटें बची थी वो इस्तेकाम को दे दी जबरदस्ती कि पीटीआई को एक भी ना मिले और ओपोजिशन की गुंजाइश भी नहीं। और ये जो गिलगित में किया गया है ये आने वाले इलेक्शन का नक्शा है आपके सामने कि इस बार पीटीआई को फिर भी कुछ असली फॉर्म 45 मिल गए थे और 47 मिल गए थे। अगली बार पक्का काम होगा, अगली बार किसी के पास असली वाले फॉर्म 45 नहीं होंगे और अगली बार इसी तरह होगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, नून उधर वोट देगी और जाके ओपोजिशन में बैठ जाएगी। यह है जर्नैलों का प्लान और यह है आपसे नफरत का इजहार। आप वोट जिस मर्जी को देंगे, जर्नैल ऐसे ही चरबा बना के आपके मुंह पे थोपेंगे। ये थूक रहे हैं जर्नैल हमारे मुंह पर और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं क्या बात कर सकता हूं। बहरहाल आते हैं आज की सूरत हाल पे और सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। दोनों ही कंपनी के ही हैं तो इनकी बातों से आगाज कर लेते हैं कि कंपनी क्या बोल रही है। एक तरफ आपको मैंने सुबह रिपोर्ट किया था कि नजम सेठी कह रहे हैं कि मेरे पीटीआई के दोस्त गौर से सुन लें, वो वक्त दूर नहीं कि फिर खान साहब को मौका मिलेगा कि कोई गल कर लो, चुप करके बैठ जाओ, पोजीशन में आराम से काम करो, 2029 या 30 में इलेक्शन होंगे और हम गारंटी देते हैं आपको मौका मिल जाएगा। अब नीचे मुन्ने के जरिए एक और पैगाम दिया गया। अब ये देखिए कंफ्लिक्टिंग पैगाम हैं, सोर्स एक ही है, सोर्स एक ही है, चिड़िया चिड़िया एक ही है। किसी जमाने में ये दोनों इकट्ठे बैठते थे। मुन्ना सेठी साहब का बच्चा होता था, बगल बच्चा। अब वो कहता है कि ना इमरान खान को कहा गया है कि आप बाहर आए और चुप करके बैठ जाएं, ना आगे से किसी ने ऐसा कहना है कि बाहर आए और चुप करके बैठ जाएं। ये नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जहन को ताजा दम रखिए, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। अब ये बात भी समझ आती है और ये बात दुरुस्त मालूम होती है कि जर्नैल कैसे इमरान खान को बाहर आने का कह सकते हैं। ये तो वो जानते हैं कि इमरान खान खामोश तो बैठने वाले नहीं। उनकी जिंदगी का मकसद ही पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हासिल करना है, अवाम को उनके हकूक। ये तो मकसद है इमरान खान की जिंदगी का। ये तो इमरान खान की नवाज शरीफ की तरह करियर पॉलिटिशियन नहीं है, ना जरदारी की तरह। इमरान खान तो एक मकसद के लिए ये काम कर रहा है। कौन ऐसी सख्त जेल काटता है भाई? मकसद ना हो तो कोई काटता है ऐसी सख्त जेल? दूसरे दिन पांव पकड़ लेते और कहते यार मुझे मुल्क से बाहर जाने तो मेरी तोबा मैं लिख कर भी दूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, जान छोड़ो मेरी। उन्होंने चले जाना था भाई, मकसद ना होता। ये मकसद की वजह से, वरना तो वो नौकरों समेत आपको मुल्क से बाहर भेज देते हैं, जैसे नवाज शरीफ के साथ किया गया था मुशर्रफ के दौर में। घर के जितने मुलाजिम थे उनके साथ वजमात भेजा गया था नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर। तो एनीवे, तो जर्नैल जो है वो अपनी नफरत का इजहार गाय बगाहे करते रहते हैं और साथ बताते रहते हैं कि ये तुम्हारी औकात है। अब इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट पेश करती है। पहले कहती है जी 3 माह का करेंगे, फिर कहते हैं जी हमें कानूनदानों ने कहा है कि 3 महीने का नहीं हो सकता, पूरा ही करना पड़ेगा, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, वरना हुकूमत ही चली जाएगी। फिर बजट तो पेश कर दिया जाता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम जो इजाफी पैसा है वो नहीं देंगे, जबकि नून लीग कह रही है जी हमें कमिटमेंट दे चुके हैं। तो अब मैंने मुजम्मिल असलम साहब को सुना है राना सनाउल्लाह के साथ, वो जियो के एक प्रोग्राम में बैठे हुए और वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो ही होगा, वरना नहीं होगा। ये इतना बड़ा फैसला है, हम नहीं कर सकते, हमारे बस में ही नहीं है। राना सनाउल्लाह आगे से कह रहा है कि जो आइन और कानून के मुताबिक है वो होगा ना। ये तो नहीं है कि मैंने कोई आपसे जाती पैसे मांगने हैं या आपने मुझसे मांगने हैं, हम एक दूसरे के लेन देन के रवादार तो नहीं है। ये तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। कल को वफाक कह रही हमने आपके पैसे नहीं देने, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अब पब्लिक के सामने सारा माहौल यही बन रहा है। पब्लिक के सामने अंदर खाने क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि जी हम नहीं दे रहे सरप्लस बजट। अच्छा जी, हम ऐसे जो है ना वो नहीं कर सकते, ये हम नहीं बात मान सकते, हम आपको नहीं दे सकते इजाफे। और बात मिलिट्री बजट की है। मिलिट्री बजट पे तो नो कंप्रोमाइज। द ओनली वे दे कैन गेट अवे विद इट इज वही जो बात मैंने आपको कल कही थी कि वही नैब और फैटफ की तरमीम के वक्त जब हुआ था तो वो उसका 2.0 ना चल रहा हो, उसके अलावा तो स्टैंड लेने का वक्त गुजर चुका। इन मामलात में बात बहुत आगे चली गई है। आप लोगों ने आवाम को सड़कों पे रख के प्रेशर डालना था। आवाम सड़कों पे नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर सकते। देखिए ब्यूरोक्रेसी उनकी, पुलिस उनकी, हर चीज उनके कंट्रोल में है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप आवाम को सड़कों पे रखते, मैंने बार बार कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर स्वाबी के मकाम पे 5 लाख बंदा बिठाएं, ठीक है। पाकिस्तान में 13 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, यानी वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते।
उनको 2 वक्त की रोटी वहां मुहैया हो सकती है सस्ती करके, गवर्नमेंट के रेट पर। ये नहीं मैं कह रहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खर्चा करे, मैं कह रहा हूं कि वहां पे लोग अपने खर्चे से भी खाएंगे तो वो सस्ती पड़ेगी अगर गवर्नमेंट वहां पे लगाएं ऑटोमेटिक जो तंदूर होते हैं, वहां पे आप पोर्टेबल टॉयलेट का इंतजाम करें, वहां पे आप पानी की सहूलत फराहम करें, ठीक है, ये चीजें वहां फराहम करके बिठाएं लोगों को। जब 5 लाख बंदा पूरा हो जाए ना, वहां पूरा सिस्टम रखें, आपके साउंड सिस्टम पड़ा हो, हर चीज हो, वहां पे हुकूमत है आपकी भाई, बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर आप कहें जी कि ये बंदा बैठा हुआ है, बजट हमने नहीं देना आपको, मुलाकात करवा दें इमरान खान से, बाकी बातें बाद में होंगी ना, वही मुलाकात मेरा नाम बदल दें, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। आप 5 लाख बंदा बिठा के ना ओवरसीज पाकिस्तानियों से कह देना कि हमारा ये फंड है, इसमें पैसे दें, हमने लोगों को खिलाना, तो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भी दे देंगे लोगों को, हफ्ते 2 हफ्ते बिठाने के लिए आपको पैसा भी मिल जाएगा, उनका खाना पीना, उनके ज़ाहिर को अयाशी तो नहीं करनी ना, कोई आपने तितर चितर तो नहीं पाड़ने, दाल रोटी है वो लोग खा लेंगे, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही वो आके बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे भाई, गुर्बत है पूरे मुल्क में, पंजाब से भी चले जाएंगे लोग। तरीका ये है कि अवाम को बिठाओ, भूखो नंगों को बिठाओ, वही है जो इनकलाब लेके आते हैं, लेकिन उन्हीं का पारा हाई होगा और वो चढ़ दौड़ेंगे इस निजाम पे। लेकिन आप लोग कोई हरकत करेंगे तो कुछ होगा ना, बगैर बंदों को बिठाए, अवाम को बिठाए, कैसे दबाव पड़ेगा जर्नैलों पे। तो बहरहाल बातों की हद तक आप कुछ भी कह सकते हैं और बातें ज़ाहिर के बनाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अब अनोखी हरकतें जो हो रही हैं इस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ये सुनूं, तो मैंने अभी तक ये क्लिप सुना नहीं है, सिर्फ मैंने डाउनलोड करके रखा, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ही सुनूंगा, मेरे कानों को यकीन नहीं आया ये क्या बातें कर रहे हैं। आपके तवज्जुह से और इस हाउस में खड़े होके ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, जाल बिछाए, जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उनका राइट होगा। कायदे तो कायदे आजम के साथ अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान के नोटों पे होना चाहिए और कायदे आजम को हटा के कर दें तो ज्यादा बेहतर है। मैं ये समझता हूं कि जर्नैलिस्तान का नाम असल में शरीफिस्तान रख दें, क्योंकि पिछले 5-6 आर्मी चीफ तो नवाज शरीफ नहीं लगाए, अपने बंदे लगाता है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देता है। अगर आपने पाकिस्तान की तबाही देखनी है ना, 90 की दहाई से पहले पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला देख लें और 90 की दहाई के बाद देख लें जब नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ चुनना शुरू किए। आपको वादे फर्क ना नजर आया तो मेरा नाम बदल दें आप, माशी तौर पर और हर तरह से, कर्जों के हवाले से, इखलाकियात ही देख ले, हर चीज इस बंदे ने बर्बाद कर दी। क्यों? ये अपना बंदा चुनता है और जो सबसे इनकॉम्पिटेंट जर्नल होता है ना उसको चुनता है। इनकॉम्पिटेंट, ये याद रखिएगा, नवाज शरीफ को इनकॉम्पिटेंट बंदा चाहिए होता है, सबसे इनकॉम्पिटेंट। और आप तो आपको पता है कि इमरान खान आप वाले को क्या कहते हैं, ज़हनी मरीज। तो ये इसकी एक खासियत है और इसने इसी तरह मुल्क का उलिया बिगाड़ दिया, ये बदला लेता है, मुझे निकाला है, अच्छा मैं तुम्हारे में सबसे बदतर है ना वो चुनूंगा ताकि तुम्हारा इदारा भी बर्बाद हो, और करते करते इदारे को पंजाब पुलिस बना दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों ये वक्त भी आना था कि अब हम अपने कानों से सुनेंगे कि नवाज शरीफ की फोटो होनी चाहिए पाकिस्तान में नोटों पर। अब आते हैं उस असल खबर पे जिस पर मैंने बात करनी थी। बर्जन स्टॉक स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के। मैंने ये खोज लगाने की कोशिश की कि ये पैसे कौन खर्च कर रहा है, पता चला कि पैसे तो कोई नहीं खर्च कर रहा। फिर पता कि ये बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट जो है ये किसका है, पता चला ये तो कतर का है, कतर की एक एंटिटी ओन करती है। सो कतर ने मुज़ाकरात में मेन किरदार अदा किया, कतर के बगैर फाइनल हो नहीं रहा था मामला, कतर ने अपना वफ्द भेजा तो फाइनल हुआ सब कुछ एमओयू का। अब कतर का वजीर आजम आ रहा है इन मुज़ाकरात में के दरमियान बैठने के लिए, इधर से 2 बिन बुलाए मेहमान, आखिर मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तुम्हारी हैसियत क्या है, नाम तुम्हें दे दिया है कतर ने, अगर मैं ठीक है कर लो यार, तुम ले लो लाइमलाइट तो ठीक है ले लो भाई, लेकिन इतना भी नहीं कर रहे कि चलो यार खाली वज़ीर आज़म चला जाए, नहीं जी, फेल मार्शल और वज़ीर आज़म भी जाएंगे साथ, फलाना भी जाएगा, फलां भी जाएगा, फलां भी जाएगा, पूरा कुंभा जाएगा, और पहले जो साफी भेजे हैं वो भी, और शायद और भी साथ ले जाए पूरा अंतराज। और कर कौन रहा है सब कुछ कतर, जिस जगह पे हो रहा है वो कतर की एंटिटी ओन करती है, बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट जो है। सो बर्जन स्टॉक है या बर्गन स्टॉक है जो भी नाम है उसका, बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कुछ शर्म आ जानी चाहिए बंदे को, आप क्यों जबरदस्ती घुस रहे हैं। लेकिन इससे एक और चीज निकल कर आ रही है, देखें जब नेतन्याहू ने इस एमओयू की खिलाफ वर्जी की और लबनान पे चढ़ दौड़ा, ठीक है, और सबूत इसका मजीद यह है कि उसके फौजी लबनान की हदूद के अंदर मारे गए, वो खुद कहता है, ठीक है, बीच में उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, वरना तो उनको जंग बंद कर देनी चाहिए और फौजी वापस बुला लेने चाहिए थे, वो नहीं बुला रहे। अब गौर करना है आपने, ईरान का वजीर खारजा फोन उठाता है और पाकिस्तान से कहता है जनाब आप मीडिएटर हैं, कुछ करें। पाकिस्तान से कोई फोन उठाता है और सऊदी अरब को कहता है सर जी तुसी गल करो ना आगे, वो कतर को बताते हैं कि भाई मीडिएशन तो आपने, शायद ईरान ने डायरेक्ट रब्ते भी कतर से किए, फिर जाके अमेरिका तक पैगाम पहुंचा। जिस मीडिएटर की ये औकात हो कि वो डायरेक्टली कुछ भी ना कर सके, वो सालिस कहलाने के लायक है, आप मुझे बताएं। लेकिन क्योंकि खिदमत कर रहे हैं आर्मी ताकतों की तो वो भी क्रेडिट दे देते हैं, ऐसी ये लो जी ले लो क्रेडिट यार, तुम ही ले लो। तो अभी ये सब कुछ जो है ये कतर अरेंज कर रहा है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इनको भी वहां पहुंचना है, अपना थोबड़े दिखाने हैं कि जी हम भी बड़े अहम हैं, मैं अहम था मेरा वहम था, ये इनका वही हाल है।
तो ये सूरत हाल कहां जाके लगेगी, जाहिर है कि अब ये डिपेंड करता है अरब ममालिक पर, ये और किसी पे डिपेंड नहीं करता। पाकिस्तान की इसमें कोई हैसियत नहीं है, कोई किरदार नहीं है। जो नेतन्याहू कर रहा है, अरब ममालिक की तरफ से अगर स्टैंड कॉल आएगी तो नेतन्याहू रुकेगा। सऊदी अरब, कतर, इवन आप मिस्र को भी ऐड कर लें बीच में, उनका भी किरदार होगा। ये ममालिक अगर मिल के टफ बन के खड़े होंगे तब जाके ये मामला किसी किनारे लगेगा, वरना दोबारा जंग की तरफ ही मामला आ जाएंगे। और कहने वाले कहते हैं कि ट्रंप किसी मीटिंग में या प्राइवेटली गालियां दे रहा है नेतन्याहू को कि ये फलां जो है ये मुझे दोबारा जंग में धकेलना चाह रहा है। तो ट्रंप तो बाहर ऐसा नजर आता है कि इस जंग से शदीद उकता गया है, तंग पड़ गया, क्योंकि उसको अमेरिका का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, अपना कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, और उसका तो सारा क्राउड ही अमेरिका फर्स्ट वाला क्राउड है। आधे लोग उससे छोड़ गए हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग ट्रंप को छोड़ गए हैं ऑलरेडी। तो वो परेशान बैठा है कि मैं कैसे इसको टालूं। लेकिन फिर वही बात है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। 40 साल तक नेतन्याहू ने 35 साल तक इस जंग की तैयारी की है, जिसमें फिर आगे ग्रेटर के मामला चलने हैं। तो वो रुक तो नहीं जाएगा ना एक ट्रंप के कहने पर, वो किसी एक MOU का पाबंद तो नहीं हो जाएगा ना, पहले कभी किसी मुआहदे का पाबंद हुआ है। तो इसमें कहने वाले ये कहते हैं कि ट्रंप अब हो सकता है कि ईरान और अमेरिका की जंग, या ये जो 3 मुल्की जंग है, इससे जान छुड़ाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए शायद इसराइल में रजीम चेंज ऑपरेशन को प्रमोट करेगा कि आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं, नेतन्याहू से तो जान छुड़ाई जाए, बाकियों से फिर थोड़ा सा डील कर लिया जाएगा, उन्हें जरा डरा धमका लेंगे। नेतन्याहू क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है, ओवर द ईयर्स उसने बहुत सारी हुकूमतों से क्योंकि डील किया हुआ है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पर्सनल भी चीजें, उसने जाती हैसियत में भी बहुत सारा कुछ माल उसके पास है, ऐसा मवाद। तो नेतन्याहू से जान छुड़ा ली जाए। जब जान छुड़ा ली जाएगी तो इसराइल का अपना कानून जो है वो उसको आड़े हाथों लेगा, हो सकता है वो गिरफ्तार ही हो जाए, हो सकता है वो किसी और मुल्क जाए, वहां गिरफ्तार हो जाए जब हेड ऑफ स्टेट नहीं रहेगा। तो इस बंदे से जान छुट जाएगी। तो अब बताने वाले ये बताते हैं कि वहां पे भी रजीम चेंज का सोचा जा रहा है। तो ईरान में तो रजीम चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब वहां पे रजीम चेंज का सोचा जा रहा है। तो देखते हैं कि हालात इस हवाले से किस तरफ जाते हैं। लेकिन कल बहुत अहम है, जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उससे पहले बताया जा रहा है कि अपना हरमुज ईरान ने फिर बंद कर दी है, या कम से कम थ्रेटन किया है उन्होंने बंद करने का। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। मंडे को जब मार्केट्स खुलेंगी तो उससे पहले अगर तो मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और कोई पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं फिर तो ठीक है, वरना तेल की कीमतें फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर जंग इस बार दोबारा शुरू हुई तो मार्केट्स को ये पता होगा कि अब ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि दोबारा शुरू करने का मतलब ही ये है कि अपने कुछ ऐसे अज़ाइम हासिल करने हैं जो मुकम्मल एनाइलेशन पर है ईरान की, और वो हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, उसमें मंथ्स एंड ईयर्स भी लग सकते हैं। तो फिर तेल की कीमतें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो बैठ जाएगा, दुनिया की मैशत भी बैठ जाएगी, हम रिसेशन में चले जाएंगे, पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैशतें बैठ जाएंगी। और पाकिस्तान जिसकी ग्रोथ पहले ही बड़ी मुश्किल से 2% पे चल रही है, 2.5% पे, 3% पे, हमारा क्या होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अभी हमारा माली साल जस्ट शुरू हो रहा है। तो इसलिए मेरी उम्मीद यह है कि चलें जी, इनको फोटो आप मिल जाए, मीर जाफर भी फोटो बनवा ले वहां पे, ये अर्दली भी बनवा ले, उसके साथ चमचे कच्चे भी बनवा लें, डजंट मैटर यार, बनवा लो तुम फोटो। लेकिन उम्मीद यह है कि कतर कैन डिलीवर, और वो कोई ऐसी मीडिएशन कर पाएगा। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, उन्होंने तालिबान के और अमेरिका के भी मुज़ाकरात करवाए थे, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इन मामलों का, कि होपफुली दे कैन डिलीवर, और कि ऐसी टर्म्स पे लेके आ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाएं और मामला तय हो जाएं और नेतन्याहू को नथ डाली जा सके। ये हो गया तो फिर बेहतरी है, वरना आगे सिर्फ बर्बादी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हैं, ठीक है, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है जर्नैलों ने, और इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैशत बर्बाद है, कर्जे तारीखी हैं, महंगाई तारीखी है, बेरोजगारी तारीखी है, गुर्बत तारीखी है, और एक तरफ अगर आदमी हालात और बिगड़ गए तो ये सब डबल हो जाएगा। तो मैंने बार बार एक चीज़ का इजहार किया और मैं जर्नैलों को फिर मुखातिब करके कहता हूँ, हालात उस नैज पे पहुंच चुके हैं, हम नाइफ एज पे खड़े हैं कि एक साइड पे अगर गिर गया मामला तो फिर इमरान खान आके भी नहीं संभाल सकेगा। टाइम इज रनिंग आउट। आपका एक साबिक जर्नैल जो है, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल, वो कह रहा है, मैंने उनका सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू देखा, आज ही उन्होंने दिया कि वक्त गुजर रहा है और वक्त आपके पास खत्म होने वाला है। अपने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल की सुन लो यार, तुम्हारा सीनियर था, किसी जमाने में तुम उसे सलूट मारा करते थे, कि वो कह रहा है तुम्हारे पास वक्त कम है, अगर तुम अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात करवा सकते हो तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी दुश्मनियां हो गई हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये अब जर्नैलों ने सोचना है कि कैसे पाकिस्तान के हालात में खुद को निकालना है, क्योंकि ये भंवर में फंस चुके हैं, मैशत इनके हाथ से निकल चुकी है, हर तरह की तबाही बर्बादी आ चुकी है। लेकिन क्या इन्होंने सीखा सबक? पीटीआई के लोगों को मजीद जाली केसों में सजा दो, जबकि प्रोसिक्यूटर को पता है कि कोई सबूत नहीं है किसी के पास, फिर भी सजा दो। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में नून और पीपी की हुकूमत भी बनाओ और इन्हीं की अपोजिशन भी बना दो। कभी ऐसा मजाक दुनिया में देखा है? कभी आपने सोचा है कि किसी मुल्क में जहां पार्लिमानी जमहूरियत हो, कभी आप सोचा है कि बरतानिया में लेबर हुकूमत में भी हो और लेबर ही अपोजिशन में भी हो? कभी हो सकता है कि कोalition गवर्नमेंट भी हो, अपोजिशन भी ऐसे ही हो? लेकिन ये मजाक भी जर्नल करने, तो सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, कुत्ते की दुम 1000 साल तक भी नली में डाली रहे तो वो सीधी नहीं हो सकती। जर्नैल भी सीधे नहीं हो सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं, बाकी तो सारे जर्नैलों की मर्जी है। लेकिन मुल्क के हालात इनके काबू से बाहर हो चुके हैं और वक्त कम है। आपसे इंशाल्लाह कल पाकिस्तान टाइम दिन को 3 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।